नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के कथानक में मैंने हमारे समाज से कट चुके एक ऐसे समाज की ओर इशारा किया है जो दिखता तो हम सबको है किंतु उनकी मदद को कोई नहीं आता है। मैंने इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम किसी के हाथ को पकड़कर उसके सपने और उसकी हाथों की लकीरों को सार्थक कर सकते हैं। किसी एक को भी यदि मैं प्रेरित कर पाया तो मैं मेरी कोशिश को सफल समझूंगा। इसी उम्मीद और आशा की एक किरण के साथ आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भरत सिंह विदेव। शाम के 8 बजे हैं। मेरी पत्नी शकुंतला अपने हाथ में कुछ छिपाए हुए है और बहुत खुश है। मैंने जब पूछा कि क्या है तो श्रीमती जी ने कहा कि आज की सुबह तक इंतज़ार कीजिए, आपके राजू की चिट्ठी आई है। वैसे तो मैं सब काम कभी भी कर लेता हूँ, परंतु राजू की चिट्ठी मैं सुबह ही पढ़ता हूँ क्योंकि इससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा कटता है। तो अब मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह के 4 बजे मैं उठा। रोज़ाना की तरह ही मैं घूमने निकला तो राजू की चिट्ठी मेरे हाथ में थी। चलते चलते मैं पुरानी सड़क पर पहुंच गया और मेरी उस खास जगह पर भी जहां मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और अपने बीते कल के सुनहरे पन्नों में खो जाता था। और आज तो मुझे राजू की चिट्ठी भी पढ़नी थी। राजू से वह पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। आज से तकरीबन 20 साल पहले की वह मुलाकात, वह भी आज की तरह ही एक सुनहरी सी भोर थी। और रोज़ाना की आदत के कारण मैं इसी जगह बैठकर कुछ बीते पल याद कर रहा था। तभी अनायास ही मेरी तंद्रा भंग हुई एक छोटे बच्चे के स्पर्श से। उसकी नन्ही सी जुबान से आ रही करुण शब्दों की ध्वनि ने मुझे जैसे नींद से ही जगाया था। उसकी उम्र होगी उस वक्त करीब 4 साल। आंखों में आंसू लिए बच्चा, बाबूजी बाबूजी सुनिए तो। उसने अपने नन्हे हाथों से पकड़कर मुझे एकदम से झकझोरा। उसका नन्हा सा मुखमंडल और उस पर लगे आंसुओं के रेले ने जैसे मेरे मन को एक टीस सी पहुंचाई। शायद उसके भोलेपन ने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया था। अनायास ही मेरे हाथ उसके गालों को थामे हुए थे और उसके आंसू पहुँच रहे थे। मैंने उसे पुचकारते हुए पूछा, मैं क्या हुआ छोटू, आपका नाम क्या है, क्या चाहिए आपको? बच्चा थोड़ा शांत होकर, शायद उसे मेरा स्पर्श अच्छा लग रहा था। बच्चा, बाबूजी मेरा नाम राजू है, कुछ पैसे दे दो ना। मुझे बहुत बड़ा धक्का सा लगा कि इस उम्र में इस नन्हे बालक को भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी। ना जाने आज से पहले भी मैंने कितने ही बच्चों को भीख मांगते हुए देखा था और कितनों को भीख के रूप में रुपए भी दिए थे, लेकिन आज से पहले मैंने यह नहीं सोचा था कि ये छोटे बच्चे भी क्यों मांगते हैं। शायद इस छोटे से चेहरे की मासूमियत को मैंने आज तक देखा ही नहीं था। मैं तो आज तक इन बच्चों के गंदे कपड़ों और गंदगी से सने हुए इनके शरीर को ही देखता था और एक अजीब सी दूरी बनाकर इनसे दूर ही रहने की कोशिश करता था और सोचता था कि ये गंदगी से सना हुआ शरीर कहीं मुझे छू न ले, नहीं तो मेरी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी। लेकिन आज इस बच्चे के स्पर्श ने न जाने क्यों मुझे यह सब एहसास हो रहा था। इसकी मासूमियत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया था और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और आज शायद मेरा दिल ऐसे बच्चों के लिए सोच रहा था। मैं फिर से खामोश हो गया और ना जाने कितने ही विचार मन में आ रहे थे। तभी फिर से उन अधरों से कुछ शब्द निकले, राजू, बाबूजी बाबूजी कुछ पैसे दीजिए ना। मैं, बेटा आपको कितने रुपए चाहिए और क्यों चाहिए? राजू, बाबूजी मेरे पिताजी की तबीयत खराब है तो उनके इलाज के लिए मैं और मेरी माँ रोज़ भीख मांगकर रुपए जुटा रहे हैं। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने सोचा कि आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, फिर भी जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मेरे को खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और यह बच्चा जिसकी उम्र महज 4 साल है वो अपने पिता की जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने उस दिन उसकी गंदी ड्रेस को नहीं देखा, उससे आने वाली गंदी दुर्गंध को महसूस नहीं किया और उसे सीने से लगा लिया, पुचकारा और गोद में लेकर पूछा, बेटा आप कहाँ रहते हो, आपके माँ पिताजी कहाँ हैं? राजू, बाबूजी मैं मेरे माँ पिताजी के साथ पास की बस्ती में रहता हूँ। मैं, बेटा आप मुझे अपने घर ले चलेंगे क्या? राजू, हाँ बाबूजी, पर आप मुझे रुपए दोगे ना? उसके इस भोले से प्रश्न को सुनकर मुझे पता चला कि उसका नन्हा सा दिल अपने पिता को ठीक करने के लिए कितना तड़प रहा है। मैं, हाँ बेटा, मैं आपको रुपए ज़रूर दूंगा, पहले हम आपके घर पर चले। राजू थोड़ी सी आशा और एक उम्मीद उसकी आंखों में उस समय देख रहा था। जी बाबूजी, चलिए।
चलते चलते मैं उससे पूछ बैठा, बेटा आपके पिताजी को क्या हुआ है? राजू, बाबूजी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, परंतु माँ कहती है कि ज़्यादा शराब पीने से वह बीमार हो गए हैं। मैं, बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं? राजू, वह तो दिन भर घर पर ही रहते हैं और पहले तो मेरी माँ को शराब पीकर मारते भी थे। मैं, बेटा आपकी माँ क्या करती है? राजू, बाबूजी मेरी माँ हमारे पास के बड़े बड़े मकानों में जाकर उनके सफाई करती है और बर्तन कपड़े भी साफ करती है। उसकी इन बातों को सुनकर मेरा कलेजा मुँह को आया। मुझे समझ में आ गया था कि क्यों इस नन्हे से प्यारे मासूम का बचपन इन गंदी गलियों में भीख मांग रहा है और हम जैसों की गालियाँ कमा रहा है। उसकी इस स्थिति को समझकर अब मेरी आंखें भी कहाँ मेरी सुनने वाली थी और मेरे भी आंसू निकल आए थे। तभी मैंने महसूस किया कि उस नन्हे से बालक ने अपनी नन्ही सी अंगुलियों को मेरे गालों पर गिरते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए लगा दिया था। राजू मेरे आंसू पोंछते हुए मेरे मुंह को अपने नन्हे से हाथों में लेकर, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? क्या आपके भी पिताजी बीमार हैं? उसके इस नन्हे से प्रश्न से उसकी मासूमियत की सौंधी सी खुशबू आ रही थी, जिसने मेरे मन को उस पर मंत्रमुग्ध कर दिया। और आज मैंने मेरी जो सोच थी नन्हे भिखारी बच्चों के लिए, उसको पूरी तरह से बदल दिया था। मेरा मन कर रहा था कि इन सब बच्चों को मेरे सीने से लगा लूं और इनकी सारी परेशानियां अपनी बना लूं। आज मुझे लग रहा था कि असल में तो नींद से मैं आज जगा हूं और इस नन्हे से बच्चे ने मुझे जगाया है। मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं? बस यही दिमाग में आ रहा था। यही सब सोचते सोचते कब उसका घर आया मुझे पता ही नहीं चला। उसने फिर मुझे हिलाया और बोला, बाबूजी मेरा घर आ गया है, और उंगलियों से अपने घर की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि उसके घर में एक कमरा और एक छोटी सी रसोई है। राजू मेरी गोद से उतरकर अपनी माँ के पास जाते हुए, माँ देखो ना, ये बाबूजी मेरे साथ आए हैं, ये हमें रुपए देंगे। उसकी माँ ने मुझे बैठने को एक कुर्सी दी और पानी पिलाया और मुझे अपनी दरिद्र कहानी सुनाई जो राजू ने मुझे बताई थी। मैं राजू की माँ से, बहन देखो, धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजू की माँ, बोलिए बाबूजी, मैं आप जो कहेंगे वैसा करूँगी। मैं, तो ठीक है, फिर आज से राजू स्कूल जाएगा, वह भी मैं चाहूँगा उसी स्कूल में, और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगा। वहीं पर आप मेरे घर का काम करोगी, आपके पति का इलाज भी हम वहीं से करवा लेंगे, और यदि आप चाहो तो पास के ही 4-5 घरों में और मैं आपको काम दिलवा दूंगा। मेरे घर का काम निपटा कर आप दूसरे घरों का काम कर लेना और आप वहीं सब मेरे साथ रहोगे। राजू की माँ, साहब मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं, आप बस इतना कीजिए, जो भी सामान है वह लीजिए और मेरे साथ चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उस वक्त पर राजू की माँ की खुशी और कृतज्ञता जो थी उसकी आंखों से अश्रुधारा बनकर बह रही थी। हमने जल्दी से सारा सामान समेटा और टैक्सी से घर पहुँचे। घर पहुँचकर मेरी पत्नी और बच्चों को मेरे निर्णय और मेरी भावनाओं से अवगत कराया। सब ने बिना किसी हिचक और विरोध के मेरा निर्णय स्वीकार किया और बच्चों ने तो राजू को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लिया था। राजू का दाखिला मैंने मेरे बेटे के स्कूल में करवाया। राजू की मेहनत और लगन ने सबको चौंका दिया था। इतना मेधावी विद्यार्थी जो था, और आज वह 24 साल का हो गया है और उसकी चिट्ठी मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। बाबूजी प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब और माँ पिताजी भी ठीक ही होंगे। बाबूजी, मैंने सोचा है कि हमारे देश के हर शहर में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें अनाथ, भीख मांगने वाले और बेसहारा बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो बिल्कुल मुफ्त में अपनी पढ़ाई पूरी करें, और उसी स्कूल में उनके रहने के लिए एक छात्रावास भी होगा। और हाँ, उसी स्कूल में साधन संपन्न परिवारों के बच्चे भी इन्हीं के साथ पढ़ेंगे, ताकि यह निर्धन बच्चे अपने आप को इस समाज से अलग ना समझें और खुद हीन भावना का शिकार ना हो पाएं। हीन भावना के चलते यह अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, किंतु जब सब साथ रहेंगे और ऊंच नीच होगी ही नहीं तो यह भी सभी के साथ मिलकर अपना पूर्ण विकास कर पाएंगे और इस समाज के भले के लिए बहुत कुछ करेंगे।
और हाँ, इस शुभ कार्य की शुरुआत मैं आपके हाथों से अपने शहर से ही करूँगा, क्योंकि मैं अपने शहर का जिला कलेक्टर बनकर आपके पास 4-5 दिन में आ रहा हूँ। बाबूजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो आपने एक बेसहारा को सहारा दिया और आज इस लायक बनाया कि वह अकेला लाखों का सहारा बन सकता है। यदि आपने उस दिन मुझे अपनी गोद में ना लिया होता तो ना जाने आज मैं कहाँ होता, क्या कर रहा होता। बाबूजी, मैं आज मेरा यह विचार मेरे दोस्तों से साझा करने जा रहा हूँ, ताकि वह भी मेरे साथ जुड़ सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन्हें अपने साथ लेने में कामयाब हो जाऊँ और इस अभियान की शुरुआत करूँ, ताकि मेरे जैसे ही और भी राजू अपना भविष्य और अपने हाथों की लकीरों में लिखी हुई कामयाबियों को प्राप्त कर पाएँ। आपका राजू। आज इस चिट्ठी को पढ़कर मुझे लग रहा था जैसे मेरी भुजाओं में फिर से नई उमंग से भरा खून दौड़ रहा है। गर्व और अभिमान से मेरा सीना फूला जा रहा है। आज मुझे लगा था कि जिस नए सवेरे का मुझे वर्षों से इंतज़ार था, वह नया सवेरा आज राजू के रूप में मेरे सामने खड़ा है। आज चिड़ियों का चहकना इस हवा में एक नई स्वर लहरी सी छेड़ रहा है। आज की इस सुबह को मेरे लिए बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परंतु आज मुझे मेरे दिल ने कहा कि आज उनको भी सहारा मिल गया है, जिन्हें भगवान ने भी बेसहारा छोड़ा था। मैंने तो बस एक अंगुली पकड़ी थी, उसे एक रास्ता दिखाया था, किंतु उस पर चला तो वो ही था। उस दिन मैंने तो एक कोरा कागज़ लिया था, किंतु आज वो कितनी खूबसूरत कहानी बन चुका है और ना जाने और कितनी ही कहानियाँ लिखने को तैयार है। कितनी ही नई कोंपलें खिलेंगी, अब कितने ही फूल खिलेंगे, कितनी ही खुशबू इस जग में बहेगी, कितनी ही काले रातें गुजरेंगी। आज सोचता हूँ कि यही तो वो नया सवेरा है जिसको मेरे नन्हे राजू ने सूर्य बनकर अपनी नई किरणें दी थी। यही तो वो नया सवेरा है जिसे मेरे नन्हे राजू ने अपनी खुशबू से महकाया था। कितना कोमल है न वो, मुझको अपनी सफलता का कारण बताता है। पर मैं जानता हूँ कैसे वो रात रात भर जग कर अपने सपनों को सजोने में जुटा रहा था। इस नई भोर के लिए कितना तप उसकी माँ ने किया था, कैसे प्रकृति का कण कण उसके साथ रात रात भर जगा था, तब जाकर आज आया है। ये है नया सवेरा। दोस्तों, अब सोचिए क्या होता जब मैं उस नन्हे लड़के को उसके मैले कुचले कपड़ों के चलते वहीं छोड़ आता। क्या यह हीरा मैं नहीं खो देता? आशा करता हूँ कि यदि आपने यहाँ तक ये कहानी पढ़ी है तो आज के बाद रंग, कपड़े, जूते, जात पात देखकर किसी की अवहेलना नहीं करेंगे और ना ही अपमान करेंगे, क्योंकि पता नहीं अनजाने में हम किस पुण्य आत्मा को दुखी कर सकते हैं और उसके क्या क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं, उनकी कल्पना भी करना मुश्किल है। धन्यवाद। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने प्यारे विचार कमेंट्स में हमें बताएं।